अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक झाड़ू चलाया था। मैं एक संस्था बना करके पूरे खरड़ को साफ करने का काम शुरू किया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई वो प्रभाव नहीं था। अब हम इस पे पीएचडी कर चुके हैं एक तरीके से। क्यों ना इस काम को करें कि कचरा भी खत्म होगा और हम कुछ पैसे भी जनरेट करेंगे। जब उसको वो प्रोसेस करती है तो उस प्रोसेस के दौरान कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है। इसकी कीमत क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, इसको पंजाब में लगाया या पंजाब की जो कॉरपोरेशंस हैं, म्युनिसिपल कमेटीज हैं, क्या किसी ने खरीदा? आपकी जो मशीन बहुत अच्छी होगी, लेकिन भारत में इसको कामयाब करने के लिए जो दूसरी पॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, करप्शन की पॉल्यूशन, उसके साथ भी आपको टैकल करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तो ये दसी गलबात मशीन बारे। हुण जिहड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट गल हैगी है उन्हां दे जीवन बारे है। एक किस तरह गरीबी तो उठ के खरड़ पहुंचे। खरड़ से जब मैं शहरा की तरफ गया, वहाँ एक हाई स्कूल है, मैं प्रिंसिपल से मिला, मैडम से, तो उनको बुक दी। तो मैडम ने कहा आपकी बुक बहुत अच्छी है, आप 10वीं की भी लिखिए। तो मैंने कहा मैडम 10वीं की बुक तो तैयार है मेरे पास में, लेकिन छापने के लिए पैसे नहीं है। संजोग से वहीं पर ना एक और मैडम बैठी हुई थी। दूसरी मैडम ने कहा अगर मैं पैसे का इंतजाम कर दूं तो। मैंने कहा फिर मैं किताब छाप दूंगा। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया और कहते हैं आप रोपड़ चले जाओ, रोपड़ में शायद कोई बैंक, उस बैंक में एक सरदार जी का नाम दिया कि आप उनसे जा करके मिलिए। और वो सरदार जी से मिले। कहते हैं आपको क्या काम है? मैंने कहा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं किताब छापूंगा। कहते हैं 10,000 रुपये तो बैंक नहीं देगी आपको अगर आपके पास कोई गारंटी नहीं है। मैं थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी भी हूँ, तो मैंने कहा कि मैं कौन सा आपके भरोसे पैदा हुआ हूँ। ये बोल करके मैं उठ गया। तो उन्होंने कहा बैठो 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 बैठो। मुझे उन्होंने ठंडा पिलाया और उसके बाद कहते हैं यार आप जैसा जुनूनी बंदा मुझे पहली बार मिला है, आपको पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने क्या पैसा दिया? पंजाब फाइल्स टीवी ਅਤੇ पंजाब दस्तावेज़ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜੀ कैलाश ठाकुर बिहार तो, ਜਿਹੜੇ कि 90s 'ਚ ਖਰੜ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਡਰॉस ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੇਜ਼ 9 ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बहुत ही उम्दा ये टेक्नोलॉजी। तुसी देख रहे होंगे किथे किथे पॉल्यूशन हो रहा, प्लास्टिक डिगया पे, गंद डिगया पे शहरों च, म्यूनसिपल कमेटियां, म्यूनसिपल कारपोरेशनस उन्होंने संभाल नहीं पा रही। तो 4,334 क्वांटल गारबेज पंजाब च हर रोज़ पैदा हो रहा है, इस सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक। आओ सारी गलबात शुरू करते हैं। सब तो पहला बुलाने जी सत श्री अकाल, नमस्कार, अदावर्स। आ वेखो मशीन बारे तुहानू दसदे है कैलाश ठाकुर जी। हाँ जी कैलाश ठाकुर जी, प्लीज़ गो हैड के मशीन दे सानू दसो की चीज़ है। सबसे पहले तो नमस्कार जी सर। ऐसा है कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब वो बने तो 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक झाड़ू चलाया था और उन्होंने संदेश दिया था इस देश को कि सफाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने खुद पहली बार झाड़ू चला करके एक यात्रा आरंभ करी। बहुत पब्लिसिटी हुई थी, लोगों ने बड़े वाहवाही किए थे। इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों को भी मन में आया कि ये बहुत अच्छा मुहिम है, क्योंकि मैं पहले भी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते रहा हूँ। पुरानी बात है, मैं छोटा सा याद करवाना चाहूँगा कि आपके खरड़ शहर में 1998, 99, 2000 के बीच जब खरड़ बहुत छोटा था तो मैं एक संस्था बना करके पूरे खरड़ को साफ करने का काम शुरू किया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई वो प्रभाव नहीं था। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवान के बाद
अगर किसी चीज़ का स्थान है तो वो स्थान है साफ सफाई का। आप अगर साफ सफाई रखते हो तो भगवान या नेचर, परमात्मा, जिसको जो कहते हैं अल्लाह, गॉड, वो ज़रूर वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मन में था। और जब ये 2014 में इनका मैसेज आया तो मन में एक था कि यार कुछ करूं। उस समय मैं जॉब में था, मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था उस समय 2014 में। बाद में आकर के 2018 में आते आते मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ करूं। और जिस कंपनी में मैं काम करता था वो एमर्सन यूएस की कंपनी है, और उसी के कंपनी में मैं मोहाली में क्वार्क सिटी में काम करता था। तो हम लोगों को एमर्सन कंपनी ने बताया कि 1927 ईस्वी में उन्होंने एक मशीन बनाई जो आपके सिंक में फिट हो जाता है, और जितने गीले कचरे हैं, किचन वेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको वो वहीं पे ख़त्म कर देती थी, यानी कि ग्राइंड करके जीरो साइज यानी लेस देन इक्वल टू 3 mm बना देती थी। पानी बना देती थी, जस्ट लाइक पानी। वो पानी इसलिए बना देना कि पानी बना देने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली 85% के लगभग वो ऑटोमेटिकली पानी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये नेचर का कहानी है। किसी चीज़ को आप रख देंगे, बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, तो 2-4-10 दिन में वो अपने आप गलने लग जाता है और गल करके पानी ही बनता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना इस काम को करें कि कचरा भी ख़त्म होगा और हम कुछ पैसे भी जनरेट करेंगे। एक पंथ दो ही काम, ये बात चलती रही। तो मैं 2020 में हमने उस कंपनी का पूरे इंडिया का सेलिंग राइट लिया। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कंटेनर मंगवाता, तो जो इंडिया में सप्लाई करते मेन आदमी था उनसे मैंने आगे फर्दर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, बिहार, झारखंड, इन सब स्टेट का सेलिंग राइट ले लिया और मैंने उस मशीन को बेचना शुरू किया। तो जब हम कहीं पे जाते थे तो लोग बोलते थे यार गीला कचरा के लिए तो ये ठीक है, सूखा कचरे का क्या करेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या आती थी। तो इसी दौरान जब मैं घूमता फिरता था तो मुझे एक मशीन के बारे में पता चला जिसका जिक्र आपने अभी किया है इंट्रोडक्शन में, ड्रॉस मैनेजमेंट का। अमरदीप शर्मा जी हैं, 9 फेस इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली में। वो इनोवेटिव लोग हैं, बहुत इनोवेटिव है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ बनाते हैं। उनके बारे में पता चला, किसी के माध्यम से मैं उनको मिला तो मैंने उनको बताया जी मेरे पास में ये मशीन है। तो उन्होंने दिखाया कि मेरे पास ये मशीन है। मैंने कहा चलो दोनों आदमी हाथ मिलाते हैं, जहाँ हमारी मशीन लगेगी हम भी बेचेंगे, जहाँ आपकी मशीन लगेंगे आप बेचेंगे, और मिल करके करेंगे काम। तो उस मशीन की खासियत ये है कि हमें कचरे को सेग्रीगेट नहीं करना है, सुक्का ते गिल्ला कूड़ा अलग अलग नहीं करना, इकट्ठा ही रखना है। बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने एक रिसर्च किया, अब हम इस पे पीएचडी कर चुके हैं एक तरीके से। पूरी दुनिया में कहाँ कचरा किस तरह से मैनेज होता है हमारे पास इतनी नॉलेज आ गई है पढ़ पढ़ करके, कि सिंगापुर क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, न्यूयॉर्क क्या करती है, आपके लंदन में क्या होता है, हमारे पास सारा रिपोर्ट है। तो ये जब चीज़ मैंने उनको देखा, और कमाल की बात है कि वो जो मशीन है उसका प्रोसेस का उनके पास पेटेंट है। पेटेंट यानी कि और कोई बना नहीं सकता, ये उनकी ही इन्वेंशन है। जी, ये पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब पेटेंट फाइल होता है तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं। जब उन्होंने पेटेंट फाइल किया तो चाइना से, मलेशिया से, अमेरिका से लोगों ने कहा जी मैं भी ऐसा बनाया, मैं भी ऐसा बनाया, और उन्होंने सबको दिखाने के बाद फाइनली इनका अप्रूव हुआ। तो क्या होता है, मशीन का पेटेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन में जो प्रोसेस है उसका पेटेंट है उनके पास। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो प्रोसेस का पेटेंट है। और जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा हम देख लेते हैं। तो मैंने वो मशीन देखी, फिर उसको लाइव देखा, चला के चलता हुआ, बड़ा अच्छा लगा, और मैंने फिर वो वीडियो भी बनाई। अच्छा हाँ, वीडियो की गल की दर्शकों को दस दिए, लो पहला तुसीं नाल वीडियो भी देखी चलो, इस मशीन ਨੂੰ भी देखो जिस की गल कर रहे हैं, ड्रॉस मैनेजमेंट की मशीन, यदि ਵੱਖ-ਵੱਖ कैपेसिटी की मशीन हो सकती है। जी जी। तो अब क्या है कि हमने देखा कि वो मिक्स वेस्ट का मतलब प्योर मिक्स वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, थर्मोकोल, आप कॉफ़ी पीते हैं उसका जो कप होता है वो, या कैन जो आप पीते हैं, कोक कैन, वो, ये सब छोटा मोटा कांच, कोई दिक्कत नहीं, ये सब। अब कोई लकड़ी, बहुत मोटा लकड़ी नहीं जाना चाहिए, और वो उचित भी नहीं है, या बहुत मोटा लोहा नहीं जाना चाहिए, ये अवॉइड करनी चाहिए। अगर चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीन को बंद करके उसमें से निकाल लिया जाएगा या ध्यान रखा जाएगा।
ये तो छोटी मशीन की है। जो टनों के हिसाब से बड़ी मशीन है 10 टन 25 टन की, उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस लगा हुआ है कि वो चीज़ें उसमें जाएंगे ही नहीं। जो 1 टन की मशीन है मैनुअली हम फीड करते हैं, उसमें तो ध्यान रखना पड़ेगा, और जो ऑटोमेटिक है बड़ी मशीन है उसमें तो उसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लोहा है तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक माध्यम से उसको सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। तो और दूसरी बात क्या है कि जब उसमें आप डालते हैं मिक्स वेस्ट होता है तो वहाँ पे आपको स्मेल भी लगेगा जब मिक्स वेस्ट है, लेकिन जब आपने मशीन में डाल दिया और प्रोसेस शुरू किया, आपके सारे स्मेल खत्म, बदबू खत्म, गंध खत्म। और जब उसको वो प्रोसेस करती है तो उस प्रोसेस के दौरान कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है। अब कहेंगे ये आप कैसे कह सकते हैं, इसकी भी सर्टिफिकेशन हमारे पास है जी। और फिर बनाती क्या है वो मशीन? बहुत अच्छी बात है। 2016 में आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन पास किया कि हमें कचरे से RDF बनाना है। RDF का फुल फॉर्म होता है रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, मतलब एक तरह से फ्यूल जनरेट करना है। जो कचरा हो, देखिए कोई भी चीज़ जो जलता है उसका मतलब उसके अंदर में कार्बन है। जिस चीज़ में आग लग सकती है इसका मतलब उसमें कार्बन है। तो कार्बन अगर है तो मैं उस कार्बन को अगर उसमें से निकाल लूँ तो वो बन जाता है RDF। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी प्लान थी। तो हमारी ये जो मशीन है शर्मा जी की, वो यही काम करती है, उसको RDF में कन्वर्ट कर देती है। कोयला होता है वो, उसको ग्रीन कोल बोल सकते हैं आप। ग्रीन कोल, हाँ ग्रीन कोल इसलिए, अब कोयला बोलना तो गलत हो जाएगा। तो कोयला की प्रॉपर्टीज होती है जलने के बाद हीट देना, और इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है जलने के बाद हीट देना। ओके। अब जैसे आप कहें पंजाब में, तो यहीं मोहाली में चीमा बॉयलर्स का ऑफिस भी है। हाँ। चीमा बॉयलर ने सर्टिफाई किया हुआ है कि जी आप इसको बनाइए और हम खरीदेंगे, और वो हमारे एक इस कंपनी के कहने का मतलब एक ऑथराइज्ड पार्टनर भी हैं जो उस RDF को खरीदते हैं, उनकी तरफ से सर्टिफिकेशन भी है। वो अपने जो उनका है प्लांट उसमें उसको इस्तेमाल, कोयले को, ग्रीन कोल को यूज़ करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अभी दिक्कत क्या हो रहा है, हम लोगों ने ये क्यों बनाया? अब क्या हो रही थी कि समाज में जनसंख्या तो बढ़ रही है, लोगों का सुख सुविधा तो बढ़ रहा है, आम आदमी भी अब गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है तो कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा, चीज़ें कंज्यूम होगा तो पेपर प्लास्टिक की यूज़ बढ़ेगा। सरकार चाहे जितना मर्जी कह ले कि प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए, प्लास्टिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। वो तो आप देखिए नदियाँ नाले जो हैं वो चोक्ड हैं। तो पीछे हमने एक स्टोरी की लखनऊ चौक पे, वो इतनी गंदगी और इतना प्लास्टिक उसमें, बुरे हाल। आप शायद लखनऊ चौक को जानते होंगे। जी जानते, जो इधर से निकलते हैं, क्योंकि आप खरड़ निवासी रहे हैं। जी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने ये मशीन तो हमें दिखाई, इसका प्रोसेस चलते हुए भी दिखा दिया जी, जो दर्शकों ने भी देख लिया है। इसकी कीमत क्या है? दैट्स इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। जी। और फिर इसको दूसरा क्वेश्चन है, इसको पंजाब में लगाया या पंजाब की जो कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, क्या किसी ने खरीदा या नहीं खरीदा? देखिए पंजाब सरकार का ये जो डिपार्टमेंट है उसको PMIDC बोलते हैं। 34 में उनका ऑफिस है। PMIDC को अप्रोच किया गया। कॉस्ट बताइए मतलब। जी, कॉस्ट जो है डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी की लेंगे, 1 टन, 10 टन, 25 टन। ठीक है, जितनी बड़ी मशीन लेंगे कॉस्ट उतनी थोड़ी कम पड़ेगी, आपको भी पता है। अभी इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगता है। कैसे कि अगर एक टन की बात करें तो लगभग 70 लाख के आसपास बैठती है वो। 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में जाती है, डिपेंड अपॉन। जैसे अभी हमने ये मशीन केरला गवर्नमेंट को बेची है तो हमने 1 करोड़ को उनका दिया है, 1 टन पर डे प्रोसेस करने वाली मशीन। अब उसमें थोड़ी सी क्वालिटी का अलग अलग चीज़ें उसमें लगी रहती है। 10 टन का जो है उसी के हिसाब से लगभग उसका कीमत हो जाएगा, 25 टन का उसी के हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब सवाल है कि हमें ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कि इसकी आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। अब कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है कि वो कंप्यूटर है एक तरह से जो ये एनालाइज करता है ऑटोमेटिक कि भाई मिक्स, अब उसमें गीला कचरा भी गया, सूखा कचरा भी गया, टीन भी गया कैन के रूप में, थोड़ा सा ग्लास भी गया, हर तरह की चीज़ें, और सबका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग है।
गलने की जो क्षमता है वो अलग अलग है सबका, तो उसको एनालाइज करके उन्होंने इतने हीट प्रोड्यूस करना है ऑटोमेटिकली जिससे उसके मॉलिक्यूल आपस में डिवाइड हो जाएं, जले ना। ठीक है, जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जल गया तो उससे फिर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि मान लीजिए प्लास्टिक को जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, हमें जलाना नहीं है। तो इसलिए उस मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर में प्योर कंप्यूटर लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। अब सवाल है कि आप एक छोटी मशीन लगाओ चाहे बड़ी मशीन लगाओ, प्रोग्रामिंग और वो सेंसर वो तो बराबर ही लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो इसीलिए हमें छोटी मशीन की कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। तो जो 25 टन वाली बता रहे हैं आप, उसकी क्या कॉस्ट है? 12 से 13 करोड़ के करीब आता है। जबकि 1 करोड़ से 25 करोड़ होने चाहिए जैसे, अगर वहाँ तो वो सस्ती पड़ जाती है। तो अच्छा, ये मुझे कारण बताइए कि पंजाब सरकार ने क्या ये मशीन कहीं लगाई आपसे? क्या आपने पंजाब सरकार को अप्रोच किया, मुख्यमंत्री को किया, मंत्री को किया? जी, उसके बारे में बताइए। मुख्यमंत्री जी को अप्रोच किया गया कंपनी की तरफ से, और इसी कारण से PMIDC ने एक लेटर इशू किया मशीन का डेमो देने के लिए। तो नया गांव पंजाब में ही पड़ता है, चंडीगढ़ के पास में। वहाँ पे PMIDC के लेटर के मुताबिक, हमारे पास वो लेटर है जिसमें उन्होंने आदेश किया वहाँ के EO को, नया गांव के EO को, इस मशीन को आप लगवाइए डेमो के तौर पे, 3 महीने इसको ट्रायल कीजिए और इसका रिपोर्ट दीजिए। तो हम लोगों ने 3 महीने वो लगाया मशीन। 3 महीने लगाने के बाद पर डे कितना कचरा हमने प्रोसेस किया, कितना RDF निकला, कितनी बैच हमने चलाए, वो सारे रिपोर्ट हमने PMIDC को दिया। 3 महीने के बाद PMIDC ने कहा कि अब आप मशीन को बंद कर दीजिए, मतलब हमने ट्रायल कर ली। अब उसके बाद अब उनके हाथ में है। उसके बाद उनके हाथ में ऐसे है कि आपकी मशीन उन्होंने खरीदी नहीं। जी नहीं, और खरीदेंगे भी नहीं ऐसे, जिस हिसाब से आप चल रहे हो जी, कि मशीन डेमो दे दी, परफॉर्मेंस दिखा दी। एक परफॉर्मेंस, हिडन परफॉर्मेंस चलती है पंजाब में भी, भारत में भी चलती है। मैं इतना डायरेक्टली ना कहूँ तो अच्छा है, आप समझ गए होंगे। अब मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। हम लोग तो इसलिए देखिए, समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये रूट प्रॉब्लम है। अब मैं अपने घर की बात करूं तो मैं अपने घर में भी सारा कचरा मिक्स करके और मैं पॉलीथीन में दे देता हूं, वो आगे अब उसको फिर कहीं जाता है। कुछ लोग जैसे बताते हैं कि जी मैं तो अलग अलग करके देता हूं, जो लेने के लिए आता है वो मिक्स कर देता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कैसे सेग्रीगेट करें, और ये बात भी सही है, जो इंसान उसको सेग्रीगेट करेगा, आप सोच के देखिए कितनी गंदगी वाली चीज़ों को अलग अलग करना, वो भी तो इंसान ही है। कुछ पैसे, चंद रुपए या जीवन चलाने के लिए उस गंदगी को करता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, इंसिडेंट नहीं बल्कि ये वाकया हुआ हिमाचल सरकार के विधानसभा में। पिछले 10-15 दिन पहले हिमाचल सरकार के विधानसभा में, हिमाचल सरकार के जो कांग्रेस पार्टी है उनके पार्टी के ही सुल्तानपुरिया जी MLA हैं कसौली के, उन्होंने क्वेश्चन किया कि सरकार क्यों नहीं ऐसा मशीन लगाती है जो मिक्स वेस्ट को ख़त्म करे। तो उनके मंत्री जी जवाब दिए कि हमें ऐसी मशीन की कोई जानकारी नहीं है कि मिक्स वेस्ट को प्रोसेस करता हो, क्योंकि सबसे दिक्कत, मंत्री जी के मुताबिक सबसे ज़्यादा दिक्कत है कचरे को अलग अलग करना। अगर उन्होंने कहा विधानसभा में, मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में, विधानसभा अध्यक्ष के प्रेजेंस में, कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो बताइए, हाँ। तो मैंने वो जानकारी, जैसे ही मुझे वो पता चला, मैंने उनको मेल के माध्यम से भेज दिया, वो वीडियो भी भेज दिया, उनको मेल भी कर दिया, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से देखिए, मैं एक यहाँ पे और किस्म की भी गंदगी है भारत में, पंजाब में और दूसरे प्रांतों में भी, वो है करप्शन। उसको साफ करने की कोई मशीन अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि वो जो अधिकारी हैं, अफसरशाही है, सियासत उसके भेजे में है, वो उसके अंदर है। ये आपकी जो मशीन बहुत अच्छी होगी, लेकिन भारत में इसको कामयाब करने के लिए जो दूसरी पॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, करप्शन की पॉल्यूशन, उसके साथ भी आपको टैकल करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि हम लोग स्टार्टअप लोग हैं, स्टार्टअप किया, अपनी जमा पूंजी लगा करके, और इस मशीन को तैयार करने में लगभग 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 1-2 करोड़ की बात नहीं है। और ये 2016 में शुरू हुआ था मशीन बनना, और 2021-22 में तैयार हुआ, और तब से हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया है, शायद ही कोई स्टेट बच गया है जिनके CMO को मैंने चिट्ठी नहीं लिखी है। मैंने इसकी जानकारी
राष्ट्रपति तक को लिखी है, प्रधानमंत्री को भी लिखी है। प्रधानमंत्री जी को तो मैंने कई बार लिखा है। तो उनका वो साथ में लगाना था ना, झाड़ू वाला फोटो उनका, वो सब मैंने उनको लिखा करके दिया है, उनको पता है। हमने शायद उनके पास तक नहीं पहुंच रही होगी, बहुत बड़े लोग हैं, नीचे तक फिल्टर हो जाता होगा हमारी मेल, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं। तो डेली अखबार में आता है कि वहाँ जी कचरा इतना पड़ा है, आज वहाँ पड़ा हुआ है। चंडीगढ़ भी बहुत बड़ा वो ढेर है, कौन सा है वो, डड्डू माजरा में। डड्डू माजरा में। जी जी जी। तो चंडीगढ़ भी नहीं खरीद रहा, सिटी ब्यूटीफुल, सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं उसको जी, तो बोलते ही हैं। उनका भी जो प्रशासन है इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी नहीं, उनके कमिश्नर साहब जो उनके चीफ इंजीनियर हैं उनके पास भी मैं गया। मैंने उनको कहा कि सर आपका स्मार्ट सिटी के नाम पे जो स्मार्ट सिटी बोल रहे हो, जब तक कचरा नहीं खत्म करोगे सिटी स्मार्ट हो ही नहीं सकता है। आप सिर्फ बोल देने से सिटी स्मार्ट नहीं हो जाएगा। अगर मैं वो कहते हैं गधे को मैं बोलूं कि शेर बन जाओ और कपड़े शेर वाला पहना दूं, उससे शेर नहीं बनेगा, उसको अंदर से साफ होना होगा। तो अभी तक तो हुआ नहीं है। खैर ठाकुर जी ने तो ये तो दसी गलबात मशीन बारे। हुण ਜਿਹੜੀ बहुत ही इंपॉर्टेंट गल हैगी है उन्होंने जीवन बारे है। एक किस तरह गरीबी तो उठ के खरड़ पहुँचे, कैमिस्ट्री की BSc की बिहार तो इत्थे साइकिल सैकेंड हैंड टुटिया लैके इन्हां ने कुछ किताबां इजाद कीतियां, लिखियां पंजाबी स्कूलों के बच्चों लई, ते फिर वो बेचनियां शुरू कीतियां। वो कहानी हुण शुरू करते हैं जी। ठाकुर साहब, आपका जो जीवन का पंजाब में आने के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, आप ठीक है पहले दिल्ली भी रहे, डाबर में काम किया, डाबर में आपने इस्तीफ़ा दिया, बढ़िया काम किया, फिर भी आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है ख़राब की, वो बात मैंने सुनी है आपकी पुरानी वीडियो में। जी जी। लेकिन आपका जो जीवन पंजाब में शुरू हुआ उसका आप ज़रा विवरण हमें दें। जी, आपने तो बहुत अच्छी बात करी है। एक्चुअल में हमारे रिश्तेदार, मेरी बहन यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, अभी भी रह रही हैं खरड़ में। तो जब मैंने डाबर की नौकरी छोड़ी तो उनसे मिलने के लिए मैं आया। जब यहाँ आया तो चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, और उस समय चंडीगढ़ शायद इंडिया के नंबर 1 सिटी हुआ करता था। साल कौन था? ये बात है 1998 की। और उसके बाद तो धीरे धीरे बाकी सिटी नंबर 1 पे हो गया और ये पिछड़ गई। तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना है, और हमारी सोच बड़ी थी। मैं गरीब घर में पैदा जरूर हुआ, लेकिन सोच था कि मैं कुछ करूँगा। क्योंकि मैंने कभी किसी के मुंह से सुना था कि आप गरीब घर में पैदा होते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाएंगे या अमीर होके मरेंगे उसमें आपका रोल होगा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं गरीब होके नहीं मरूंगा। यहाँ गरीबी से मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, आपकी सोच भी अमीर होनी चाहिए। जी जी, ठीक है। तो मैं एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आगे बढ़ा, और पढ़ाई में हम ठीक थे, बिना ट्यूशन के हमने BSc किए, और क्योंकि ट्यूशन के पैसे ही नहीं थे अपने पास। तो खैर उस सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली से जब डाबर छोड़ करके यहाँ आया तो संजोग से मौका लगा एक बच्चे को पढ़ाने के क्रम में, अपने भांजी को पढ़ाने के क्रम में एक किताब लिखने का। मुझे लगा कि जो समस्या है उसको ख़त्म की जाए। क्या वो बताइए, उसका ज़रा डिटेल दीजिए। भांजी ने क्या कहा, क्या कैसे आपको किताब का ख्याल आया? क्या हुआ कि उस समय वो 8वीं में पढ़ती थी, तो मैं उसको इंग्लिश का वो कुछ पढ़ा रहा था, क्योंकि अपनी तो आदत है पढ़ाई करना और पढ़ाना का। तो मैं उसको एक वर्ड मुझे भी नहीं आता था और ये तो उसको भी नहीं आता था। तो मैंने कहा डिक्शनरी में देखो इसका मतलब क्या होता है। तो जब डिक्शनरी वो देखने लग गई तो उसको उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मुझे एक आइडिया आया कि बच्चों को डिक्शनरी देखना नहीं आता है, क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, कैसे क्या देखें, पहले तो ए, फिर ए के बाद ए, वगैरह वगैरह। तो आइडिया आया कि मैं अगर सारे वर्डों को, जो वर्ड चैप्टर में जैसे आया है उसको वैसे ही लिख करके, उसकी हिंदी और पंजाबी लिख करके एक शब्दकोश बना दें और बच्चे को दे दिया जाए, तो बच्चे उसको याद कर लेंगे और उसको माने समझने, उसका मतलब समझने आसानी हो जाएगा। हेल्प बुक बनाई, हेल्प बुक बनाई। तो ये आइडिया किया और मैंने वो बुक छापे। अब वो बुक छापने के भी पैसे मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं डाबर की नौकरी जब छोड़ा था तो हमारे घर के लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया था, क्योंकि उस समय डाबर में जो पैसे मिलते थे उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। 94 में मैंने डाबर ज्वाइन किया था और 96 में मैंने छोड़ दिया था। तो उस समय 1500 रुपये हमें डाबर में मिलते थे
जो कि मेरे जैसे आदमी के लिए काफ़ी था, क्योंकि अगर आपको कोई आदत नहीं है गलत तो कम पैसे में भी आपका गुजारा बढ़िया हो सकता है। अगर आपकी आदत ख़राब है तो लाखों करोड़ा में भी आपकी गुजारा नहीं हो सकता है। तो हमने डावर की नौकरी छोड़ दी तो घर के लोगों ने तो पागल घोषित कर दिया था, तो किसी ने तो मदद करनी नहीं थी और फिर हमें अपने बहनों से भी मदद नहीं लेनी थी। डाबर में क्या सैलरी थी आपकी? 1500 रुपये पर मंथ? जी, उसमें 1500 रुपया पर मंथ। ओके, 1994-95 में। ओके। जो कि मेरे लिए बहुत था जी, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहता था और शायद बहुत कम पैसे में बहुत बढ़िया घर मिला हुआ था। खुद खाना बनाते थे, खाते थे और कोई खर्चा एक्स्ट्रा था नहीं। तो घर के लोगों ने मदद नहीं किया। तो यहाँ पर भी जब हम आए तो मैं अपनी बहन के घर में नहीं रहता था, मैंने अलग से किराए पे एक घर लिया। तो उस घर के मकान मालिक को मैंने कहा कि आप मुझे अगर थोड़ा सा पैसा मदद करें तो मैं किताब लिख करके इसको छापूंगा और फिर आपका जो घर का किराया है वो भी मैं उसी में से निकाल के दूंगा। तो बड़े पंजाबी में उन्होंने कहा कि यार ये तो तू चंगा बंदा है, तू किराया भी नहीं देता तो फिर कहता तू पैसा भी दो। खैर, तो इस तरह से पैसे लेकर के तो फिर उन्होंने क्या पैसा दिया आपको? दिया, मुझे उन्होंने दिया। कितना? मुझे उन्होंने उस समय मुझे याद है 2000 रुपये दिए। 2000 में मैंने 1200 रुपये में 1000 किताब छापी। और वो किताब हमने ऐसे छापा, हिंदी और इंग्लिश तो मुझे था, पंजाबी मुझे नहीं आती थी। तो एक यहाँ पे मुंडी खरड़ में एक लड़का रहता था, उसको मैंने कहा यार तू इसकी ना पंजाबी लिख दे। वो लिखवा करके एक हमारे मित्र हो गए थे तब तक, हरविंदर सिंह, जो आजकल कनाडा में रहते हैं, उनकी कंप्यूटर की वो थी फेज 1 में। तो मैंने उनको कहा यार इसको छाप दो, तो उन्होंने वो छापने का काम कर दिया, टाइपिंग कर दी और छपवा भी दिया, पूरी बुक बना करके। कितना खर्चा आया उस पर? 1200 रुपये खर्चा है। ओके। यानी एक किताब की कीमत 1 रुपये 20 पैसे पड़े और हमने उसका दाम रखा 12 रुपये। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ, 1 रुपये या 2 रुपये पड़ा, मैंने 12 रुपये रखा, याद नहीं एग्जैक्टली, सॉरी। तो शायद 2 रुपये 80 पैसे ऐसे कुछ पड़ा और हम चल पड़े उसको लेकर के। तो बेचने के लिए। हाँ। जिस स्कूल में मेरी भांजी पढ़ती थी, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थी मैडम चरणजीत कौर, अभी भी मिलती हैं। तो उनको मैंने दिया, तो उन्होंने देखा और कहते किताब आपने बड़ी अच्छी तैयार करी। तो मैंने कहा फिर लो इसको। तो उन्होंने 10 किताबें ली और वो 10 किताबें जो ली तो फिर हमें पैसे आ गए 12 रुपये के हिसाब से 120 रुपये आ गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारा काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब आप कुछ करते हो और चाहे वो 1 रुपया हो चाहे करोड़ों रुपया हो, उस चीज़ से आमदनी होना अपने आप में एक सफलता है, सक्सेस है। और फिर हम पूरे खरड़ की स्कूलों को, वहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर होती थी और भी कई सारे स्कूल थे, टैगोर निकेतन, पता नहीं कौन कौन से, बहुत सारे। तो चल पड़ी वहाँ पे। फिर हमें लगा कि अब इसे बाहर जाना है, तो हमारे पास तो कुछ था नहीं कन्वेंस का साधन, और मुझे साइकिल चलाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। तो फिर मैंने एक पुरानी साइकिल लिया एक दुकानदार से, मैंने बोला यार एक पुराना साइकिल का इंतजाम कर दो। तो मुंडी खरड़ में उन्होंने एक साइकिल का इंतजाम कर दिया, साइकिल पड़े ही थे उनके पास। तो फिर मैंने वो साइकिल ले ली उनसे, उन्होंने टायर ट्यूब भी पुराना लगा दिया और फिर हम साइकिल पे किताब बेचने लगे। फिर और बहुत कहानी है। साइकिल पे फिर आप कुराली, रोपड़, मुरंडा सब घूमे। जी जी। तो फिर एक चीज़ बीच में कड़ी मैं पूछना चाहता हूँ, आप आईटी इंडस्ट्री में भी चले गए थे, वहाँ पे आपकी काफ़ी खासी सारी सैलरी थी पर एनम सालाना, उसके बारे में बताइए। जी जी। हाँ, अब ये क्या है कि जब ये किताब वाला काम चल रहा था, तो जब हमने 8th की बुक लिखी, 8वीं की, तो वहीं से खरड़ से जब मैं सहोरा की तरफ गया, रोपड़ पे थोड़ा सा आगे जाकर के राइट हैंड साइड में सहोरा पड़ता है, वहाँ एक हाई स्कूल है। तो मैं उस स्कूल में गया, हाई स्कूल में मैं प्रिंसिपल से मिला, प्रिंसिपल मैडम से, उनको बुक दी। तो मैडम ने कहा आपकी बुक बहुत अच्छी है, आप 10वीं की भी लिखिए। तो मैंने कहा मैडम 10वीं की बुक तो तैयार है मेरे पास में, लेकिन छापने के लिए पैसे नहीं है। तो मैडम ने कहा हाँ, संजोग से वहीं पर ना एक और मैडम बैठी हुई थी, वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई थी, कुछ उनका काम था और भी किसी डिपार्टमेंट से। तो उन मैडम ने, दूसरी मैडम ने कहा अगर मैं कि पैसे का इंतजाम कर दूं तो। मैंने कहा फिर मैं किताब छाप दूंगा। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया और कहते हैं आप रोपड़ चले जाओ, रोपड़ में शायद कोई बैंक, नाम भूल गया बैंक का, उस बैंक में एक सरदार जी का नाम दिया कि आप उनसे जा कर के मिलिए। मैं बस उसी रोड पे था ही, बस मैंने साइकिल स्टार्ट कर दिया और हम किताब दिखाते दिखाते पहुंच गए बैंक पहुंच गए रोपड़, और वो सरदार जी से मिले
और लगभग ये 1:30-2 बजे की बात होगी, गर्मी का महीना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे वो मैडम जी ने हमें भेजा है और ये कार्ड उन्होंने दिया है। कहता हाँ कार्ड तो ठीक है, बैठिए। बैठा, कहता है आपको क्या काम है? मैंने कहा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं किताब छापूँगा। कहते हैं 10,000 रुपये तो बैंक नहीं देगी आपको अगर आपके पास कोई गारंटी नहीं है, आपके पास कोई गारंटर है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई गारंटर नहीं है। तो कहते तो बैंक आपको पैसे नहीं देगी। तो मैं थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी भी हूँ, तो मैंने कहा कि मैं कौन सा आपके भरोसे पैदा हुआ हूँ, जो होगा देखेगा, हम कर लेंगे। ये बोल करके मैं उठ गया। तो वो जो मेरा मन अंदर का जुनून देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा बैठो 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 बैठो। उन्होंने एक बेल बजाया और उनके पियन आए और उन्होंने कहा भाई तू 2 ठंडा ले आ। मुझे उन्होंने ठंडा पिलाया और उसके बाद कहते हैं यार आप जैसा जुनूनी बंदा मुझे पहली बार मिला है। बीएससी मैं भी पास हूँ लेकिन मैं किताब नहीं लिखा, बीएससी आप भी पास हो, आपने किताब लिख दी, आपको पैसा मैं दूंगा। मैंने कहा आप दोगे मतलब? बैंक ही देगी? कहते नहीं, बैंक आपको पैसा नहीं देगी क्योंकि बैंक को चाहिए गारंटर और मैं गारंटर बन नहीं सकता बीइंग लोन ऑफिसर। तो मैं अपना एफडी तोड़ करके आपको पैसा दूंगा। अब देखिए परमात्मा की कमाल। और इस तरीके से वो सरदार जी ने मुझे पैसे दिए। फिर मैं दूसरी बार गया, उन्होंने पैसे दिए? 10,000 रुपये दिए। और फिर मैंने 10वीं की किताब लिखी। वो किताब और बहुत बढ़िया लिखा मैंने। उसमें तो ग्रामर भी था, उसमें सेंटेंस भी बनाए थे और बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैंने लिखा था। और फिर हम उसी प्रोसेस से चल पड़े। स्कूलों में वो किताब बिकने लगी, धूम मच गई। तो खरड़ में एक एसटीडी बूथ पे मैं बराबर जाता था। उस समय तो ये फ़ोन वगैरह नहीं था मेरे पास नहीं, क्या आम लोगों के पास भी नहीं थे। तो मैं अपने गांव का भी अपने माता पिताजी को फ़ोन करता था तो वो एसटीडी पे जाता था। तो उस एसटीडी पे एक मनोज कुमार जी थे, यहीं खरड़ में रहते हैं, मनोज गिरधर जी। तो मनोज गिरधर जी भी देखेंगे ये वीडियो, अच्छा लगेगा। तब तक उनसे हमें अच्छे की मित्रता हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि यार आपको ना मैं एक वीडियो साहब से मिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है मिलाओ। उस वीडियो का नाम था, उन वीडियो साहब का नाम था सरदार दर्शन सिंह जी। मुंडी खरड़ में रहते थे। एक दिन संजोग से मैं भी पहुंचा एसडीडी पे और उसी समय वो वीडियो साहब भी आए। तो वीडियो साहब को उन्होंने कहा कि वीडियो साहब ये कैलाश ठाकुर है और ये बिहार के रहने वाले हैं और ये किताब लिखते हैं। और वीडियो साहब बड़े इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। कहते यार किताब लिखते हैं, कितना था किताब? तो मेरे पास किताब था ही, मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा यार आप ना आईएएस की तैयारी करो। मैंने कहा सर आपने तो हमारी दिल की बात छीन ली, चाहता तो मैं यही हूँ, मैं भी आईएएस ही करना चाहता हूँ, लेकिन हालात कुछ बने नहीं। मैं दिल्ली भी आया था इसी काम के लिए, मैं डाबर में घुस गया, फिर मन नहीं लगा, डाबर छोड़ दिया, यहाँ आ गया। अब उतने पैसे ही नहीं है कि मैं उसके लिए तैयारी करूँ। तो कहते हैं आप कल ना मेरे पास खमानो आ जाओ। खमानो, उस समय खमानो में वीडियो थे वो। मेरे पास तो साइकिल थी, बस मैंने साइकिल उठाया, पीछे किताब रखी और पहुंच गए खमानो। खमानो 30 किलोमीटर है यहाँ से, खरड़ से 30 किलोमीटर में साइकिल चला के पहुंच गया उनके पास। मैं पहुंचा तो पूछे आप कैसे आए हो? मैंने कहा साइकिल पे। कहते यार तो साइकिल पे आ गया इतने दूर? मैंने कहा अपने पास सवारी यही है और बाकी मैं और किताबों स्कूलों से मिलते हुए। तो कहते ठीक है। रास्ते में बिजनेस भी करते गए, किताबें भी दिखाते गए और चलते गए खमानों की तरफ। जी। तो वहाँ पहुँचे तो उनको ना बड़ा अजीब सा लगा। यार ये बंदा कुछ करेगा उनके अंदर में। तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला यार इसके जो साइकिल पे किताबें रखी हुई है उस किताब को अपने जीप में रखो। कहते चलो मैं आपके साथ चलता हूँ आपकी किताब को प्रमोशन करने के लिए। चूँकि वो वहाँ के वीडियो थे तो खमानों में हाई स्कूल है रोड पे ही, राइट साइड में, इधर से जब जाते हैं तो राइट साइड में स्कूल है, वहाँ ले गए। और भी कई सारे गाँव में जो स्कूल थे वहाँ ले गए, हेडमास्टर से इंट्रोड्यूस करवाया और हमारी किताबें भी लगवाए। फिर उन्होंने कहा यार एक काम करो, जितने किताबें बिक गई, अब तुम बंद करो ये किताब का बेचना, तुम करो आईएएस की तैयारी। मैंने कहा सर मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है, घर के लोग तो मुझे अभी कुछ देंगे नहीं, डावर की नौकरी भी मैं छोड़ चुका हूँ। कहते कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा हेल्प। तो मुझे अटपटा सा भी लगा। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। अगले दिन उन्होंने पूछा तुम कहाँ रहते? तो मैं उसमें रंधावा रोड पे रहता था, खरड़ में ना रंधावा रोड है, आगे जा कर के रहता था। कहते मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारा सारा बिस्तरा बड़ा उठा करके अपने घर लेके आऊँगा। वो अपनी जीप लेकर के आए, अपने स्टाफ भी लेकर के आए साथ में, और वो सब डाल करके अपने घर ले आए मुंडी खरड़। और उनके चवारे में एक घर बना हुआ था, मैं उसमें कहते तू अभी यहीं रहेगा,
चल तू पढ़ाई शुरू कर। फिर मैंने कहा सर वो सरदार जी का पैसे देना है, 10,000 रुपये मैंने लिए थे, किताब तो अभी पूरी बिकी नहीं है। कहते कोई बात नहीं, उनके पैसे भी हम देंगे। तो फिर उन्होंने सरदार जी से संपर्क किया, सरदार जी आए, उन्होंने 10,000 रुपये जो थे उनको मैंने 10,000 रुपये एज इट इज, उन्होंने कोई ब्याज नहीं लिया मेरे से, एज इट इज सरदार जी को 10,000 रुपये उन्होंने दिए और मैंने दे दिए। फिर उन्होंने अलग से मुझे 15,000 रुपये दिए कि तू जा किताब खरीद करके ला, IAS की। फिर मैं दिल्ली गया, पूरी किताब खरीद करके लाया और तैयारी शुरू करी। फिर हमने प्रीलिम्स और मेंस सब दिया, लेकिन फाइनली मेरा नहीं हुआ। अब हमारी उम्र बढ़ती जा रही थी, तो मैंने सोचा यार मैं क्या करूं। सोच हमारी बड़ी थी, छोटा मोटा कोई नौकरी मैं कर नहीं सकता था। सोच बड़ी, छोटा मोटा इन द सेंस कि यार जब मैं बड़ा कर सकता हूं तो मैं छोटा क्यों करूं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है, आपकी सोच के ऊपर होता है। तो उन्हीं का भतीजा एक जो अभी कनाडा में रहता है, शवनिंदर सिंह, उनका ये रिश्तेदार था, तो वो कंप्यूटर पढ़ के आया हुआ था थापर कॉलेज से। तो मैंने उसको पूछा यार कंप्यूटर तू मुझे बता कि मुझे कंप्यूटर सीखनी है। तो उसने कहा आप लैंग्वेज सीख लो। तो फिर उन्होंने वो सी लैंग्वेज के बारे में बताया, कहीं से एक सी लैंग्वेज की बुक मिल गई। मैंने वो बुक 2-3 दिन पढ़ा और उसके सारे 2 चैप्टर के क्वेश्चन बना करके उसको लिख करके दिया। तो उसने कहा यार ये तो आपके 100% सही है। तो मैंने कहा यार इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ ना इसको। कहता हाँ। मैंने कहा फिर ये नहीं पढ़ूंगा मैं, इससे एडवांस बता क्या है। तो उन्होंने कहा जावा। फिर हम जावा पढ़ने लग गए। फिर जावा पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर एक टीचर ढूंढे जो घर में आके पढ़ाए। हमने सब मिल करके उसको 1,000 रुपया करके दिया और फिर खरड़ में ही एक टीम बना ली। सतनाम सिंह है, उनके घर में, क्योंकि हमारे पास तो कंप्यूटर भी नहीं था, तो सतनाम सिंह के घर में कंप्यूटर। सतनाम गाँव या कुछ कोई और? नहीं, दूसरी सतनाम। अच्छा। तो मुंडी का सेवा सनी इनक्लेव में रहते हैं, तो उनके घर में कंप्यूटर था। तो उनके कंप्यूटर पे जावा इंस्टॉल हुआ, मतलब उसकी फिर हम लोग कंप्यूटर सीखने लगे। लेकिन 4-5 दिन पढ़ाने के बाद ना वो टीचर मंजीत सिंह डडवाल थे हिमाचल के, वो कहते हैं यार आपको समझ नहीं आ रही है, आपसे ये संभव नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। तो मैं ज़िंदगी में चैलेंज बहुत एक्सेप्ट किए हैं। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब आप इसको रहने दो, इसको मैं करके देखता हूँ। अब अपने पास तो कंप्यूटर था नहीं, तो अब किसी के यहाँ तो प्रैक्टिस करना था। तो फिर हम एक मिल के, सरदार जी, हमारे जीवन में सरदार जी का बहुत अहम रोल है। वो सरदार जी कनाडा जाने वाले थे, तो उनको इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स करना था। तो मैं उनको इंग्लिश स्पीकिंग कराता था और बदले में उनके कंप्यूटर पे मैं अपना जावा का प्रैक्टिस करता था। उनके पास कंप्यूटर था? उनके पास कंप्यूटर था। और इस तरीके से मैंने फिर वो किया। इसी बीच में वो शवनिंदर सिंह ने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में सोचा। मुझे उसने पूछा कि मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बनाओ, और हमने उसका हेल्प किया। तो हमने एक सोसाइटी बनाई, सिस्कम कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी, और हमने कहा कि गरीब आदमी को 100-150 रुपये में कंप्यूटर सिखाओ। तो जो बंदे बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे उनको कंप्यूटर पे टाइपिंग सिखाना। आज भी उस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे गवर्नमेंट संस्थान में काम कर रहे हैं, बहुत सारे आज भी। मैं अभी लोकल बॉडी में गया था यहाँ पे उनके ऑफिस में, तो एक दिन मैं सीढ़ी से उतर रहा था, तो मेरी आवाज़ कुछ अलग है। तो जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो एक लेडी पीछे से मुझे देखी, तो जब उसने देखा तो मैंने कहा अच्छा ये तो सुरिंदर कौर है। तो कहते सर आप यहाँ? मैंने कहा हाँ यहाँ मैं काम से आया था। मैंने कहा तुम क्या करती हो यहाँ पे? कहा मेरा यहाँ जॉब लगा हुआ है। वो भी उसी इंस्टीट्यूट में सीखी हुई थी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर जावा सीखा, फिर जावा, ओरेकल, .NET, विजुअल बेसिक, सारे लैंग्वेज सीख लिए। और उसी बीच में मैंने एक बुक भी लिखा कंप्यूटर का, यूज़ कंप्यूटर विदाउट माउस। मैंने देखा वो जो मंजीत सिंह डडवाल थे जो हम लोगों को पढ़ाते थे जावा, तो उनको मैंने देखा ना शॉर्टकट कमांड नोट करते थे। मैंने पूछा ये क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड, वहाँ पे ना लोग सब काम माउस से नहीं करते हैं, शॉर्टकट कमांड से करते हैं। तो मेरे दिमाग में फिर आइडिया आया कि मैंने कहा यार क्यों नहीं मैं ये सारा शॉर्टकट कमांड एक जगह पे तैयार करके किताब ही लिख दूँ, हेल्प बुक लिख दूँ, उसको रट्टा मारो फोन पे करो। मैंने कहा ये अलग अलग ढूंढने के बजाय मैंने लोगों को सिंपल तरीके से सब जगह, कंप्यूटर में तो सब कुछ है, कंप्यूटर तो समुंदर है। हमने वो निकाल करके एक बुक छाप दिया, वो बुक हमारा कमाल का हिट हो गया। अच्छा। वो बुक हमने पूरी इंडिया में बेची, उसकी एक अलग कहानी है। तो हम लोगों के एक्चुअल में क्या है मेरी ज़िंदगी में, मैं प्रॉब्लम को सोल्व करने का सोचता हूँ कि भैया अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको सोल्व कैसे करूँ। तो इसी क्रम में मैं जब वो सीख लिया सारी चीज़ें, तब मैंने यार मैं इतना कुछ जानता हूँ, डिग्री तो मेरे पास कंप्यूटर का नहीं है,
लेकिन नॉलेज तो हो गया था। तो फिर किसी ने कहा आप चले जाओ बेंगलोर, फिर मैं बेंगलोर चला गया। वहाँ पे कुछ कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन वहाँ जो डिमांड था, मुझे ओरेकल बहुत अच्छे से आ गया था, तो लेकिन वहाँ ओरेकल के अलावा कुछ और चीज़ भी चाहिए होता था। तब मैं अब फिर कहाँ पढ़ूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। तो मैं फिर बेंगलोर से वापस आ गया यहाँ पे। फिर मैंने स्वनिंदर सिंह को कहा यार ये अपने को करना है, तो वो हमने उसका अपने पास तो फिर क्रैक वर्जन ढूंढ करके इंस्टॉल करके और दिन रात प्रैक्टिस करके हमने वो सीख ली। मतलब फिर बेंगलोर गए? नहीं, फिर बेंगलोर नहीं गया। फिर बीच में क्या हो गया कि मैं रामकृष्ण मिशन दिल्ली गया, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा था। वो जो मैंने बीच में किताब लिखी थी, तो उस किताब के प्रमोशन के सिलसिले में पूरा इंडिया घूमता था। तो उसी क्रम में मैं एक बार दिल्ली में एक आदमी मिले जो भुज में रहते थे, कि वो कहते आप भुज में आ जाओ, हमारी वहाँ बहुत पहचान है, मैं आपको वहाँ के यूनिवर्सिटी में लगवा दूंगा। तो मैंने बस ट्रेन पकड़ा और भुज पहुँच गए। तो फिर उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी में बुक लगाई, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में। तो फिर वो राजकोट में कोई मिला जो बॉम्बे में लगवाया, और इस तरीके से मैं पूरा इंडिया हुआ। और उसी बीच में मैं दिल्ली में जो रामकृष्ण मिशन है, तो रामकृष्ण मिशन से मैं जुड़ा हुआ था। तो मेरे मन में आया कि मैं रामकृष्ण मिशन के अंदर ही एक दिन रुकूं, मतलब मिशन के अंदर में रहूं। तो वहाँ के स्वामी जी से मैंने कहा कि मुझे आज यहाँ आपके यहाँ पे रुकना है। तो उन्होंने बोला हमारे पास बाहरी लोगों के लिए रुकने का कोई इंतजाम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे मन में था कि मुझे रुकना है, तो मैंने कहा चलो बाहर में होटल में रुक जाते, पहाड़गंज में दिल्ली में। फिर मैं होटल में रुक गया। तो वो रामकृष्ण मिशन में ही था, तो मैं किताब बहुत पढ़ता हूँ, तो उनके बुक स्टॉल पे किताब खरीदने गया। तो एक किताब था, किताब का नाम था हाउ टू ओवरकम मेंटल टेंशन, दिमागी टेंशन को कैसे दूर करें। तो उस जो किताब बेच रहा था आदमी वहाँ पे स्टॉल पे, मैंने पूछा यार इसका राइटर जो है वो कहाँ है? कहते ऊपर में जो स्वामी जी बैठे हुए वही इनके राइटर हैं। तो मेरे मन में आया कि स्वामी जी का साइन करवा लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। हाँ। तो मैं चला गया स्वामी जी से मिलने। तो स्वामी जी से मिलने गया, तो स्वामी जी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो जा रहे थे अमेरिका एक लेक्चर के सिलसिले में। तो उनके जो स्टाफ थे, मैंने उनसे कहा, तो स्टाफ ने कहा डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट विथ स्वामी जी? मैंने कहा नो आई डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा देन इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज ही डू नॉट हैव मच टाइम एज ऑफ नाउ, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू USA, सो ही इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग। तो मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू मीट हिम, जस्ट आई वांट ऑटोग्राफ ऑफ स्वामी जी, जस्ट यू गो एंड आस्क हिम। तो उनके लोग गए कि एक लड़का आया हुआ है, वो आपका ऑटोग्राफ चाहता है। तो उन्होंने कहा हु इज़ ही? कहता वो बाहर में खड़ा था, कॉल मी। तो वो अंग्रेजी बहुत बोलते थे, स्वामी गोकुलानंद जी महाराज। तो मैं अंदर गया, तो उन्होंने साइन किया। कहता व्हाट यू आर डूइंग? मैंने कहा आई हैव सम लिटिल बिट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ओके दैट्स नाइस, उन्होंने कहा। सो कहता कैन यू हेल्प अस? मैं ऐसे ही बोल दिया यस, क्योंकि मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। मुझे लगा छोटा मोटा कोई काम होगा आधे एक घंटे का करके निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर उन्होंने कॉल किया किसी और महाराज को, प्रफुल्ल महाराज अभी भी हैं वहाँ पे रामकृष्ण मिशन के गुजरात के किसी आश्रम में है। तो वो मुझे मिलने वो आए और कहते चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो मुझे एक जगह पे ले गए, आश्रम के अंदर ही एक हॉल दिखाया। कहते इस हॉल में कंप्यूटर सेंटर बनाना है। तो मैंने कहा इसमें आपके पास क्या है? कहते मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पुराने कंप्यूटर दिए हैं और ये टेबल एंड चेयर है, बस इतनी चीज़ें हैं, बाकी काम आपने करना है। अब मैंने कहा यार मैं तो इनको बोल दिया हाँ, तो अब तो मैं पीछे हट नहीं सकता हूँ, ये तो महीनों का काम है। तो मैंने कहा ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। तो अब उससे पहले उन्हीं के एक मैनेजर महाराज ने कहा कि यहाँ रुकने का जगह नहीं है। तो मैं तो एक होटल ले लिया। अब वहाँ पे जब रुके तो फिर अगले दिन फिर स्वामी जी से मिले, उसके अगले दिन फिर स्वामी जी से मिले। अब शुरू कर दिया मैंने प्रोसेस। तो वो स्वामी जी ने मुझे पूछा कि यू आर स्टेइंग, वेयर यू आर स्टेइंग? मैंने कहा इन होटल। तो वो स्वामी जी कहते व्हाई यू आर स्टेइंग इन होटल? मैंने कहा बिकॉज योर असिस्टेंट स्वामी जी से दैट वी डू नॉट हैव accommodation for outsider। बोलता नो यू आर नॉट आउटसाइडर नाउ, यू आर इनसाइडर नाउ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मैं घर का व्यवस्था कर देता हूँ। एक बहुत बड़ा हॉल मुझे उन्होंने दे दिया रहने के लिए, खाना पीना वहाँ बनता ही था। अब मैं वहीं पे काम करने लग गया। खाना पीना मुफ्त, रहना मुफ्त हो गया, तो बस कंप्यूटर सेंटर आपको बनाना है। वो हमने बनाए। फिर स्वनिंदर सिंह को पंजाब से बुलाए। अच्छा। फिर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। मैंने कहा यार आजा दोनों आदमी मिलके करते हैं। और मुफ्त में किया या पैसे वैसे मिले? वो एक तरह से मुफ्त में ही किया। वो हमें मोबाइल का रिचार्ज वर्क करने के लिए पैसे दे देते थे।
अच्छा। जो सच्चाई थी, मैंने नहीं मांगा। उन्होंने कहा यार तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं, तो वो स्टाइपेंड के तौर पे मुझे 7,000 रुपये देते थे। तो 7,000 से कुछ होता नहीं था। ये वो साल कौन सा था? ये 2004। 7,000। 2004। तो 3.5 साल में वहाँ पे लगा करके कंप्यूटर सेंटर को मतलब एक टॉप पे लेके गया। उसमें मैं सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया और 1 लाख रुपया महीना का आमदनी होने लग गया। अच्छा। कंप्यूटर सेंटर को। फिर वो स्वामी जी दुनिया से चले गए, दूसरे स्वामी जी आ गए, वहाँ पे स्वामी जी अपॉइंट हो गया। अब हमारे एक बच्चे का जन्म भी हो गया था इस बीच 2004 में ही। 2007 हो गया, हमारा बेटा 3 साल का हो गया। तो हमारे घर के लोगों को लगने लगा ये तो शादीशुदा हो करके अब ये साधु बनने के कगार पे है। तो मैंने बोला नहीं। फिर मैंने स्वामी जी को बोला कि मुझे अब जॉब करनी पड़ेगी। फिर मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया और इंटरव्यू दिए, मुझे जॉब मिल गया। पहली जॉब मुझे बॉम्बे मिली 5.5 लाख की 2007 में। 5.5 लाख रुपया पर एनम मेरे लिए बहुत था। फिर हमने अपनी मेहनत से, चूँकि हमारे पास में नॉलेज की तो कोई कमी थी नहीं, फिर हमने 1.5 साल के बाद दूसरी कंपनी स्विच करी। महिंद्रा कंपनी में गए। महिंद्रा की कंपनी है बीकॉन, ब्रिसलकॉन, नोएडा में, वहाँ पे काम किया। वहाँ हम फिर 5 से 10 पे आ गए। फिर हमने वहाँ से 2 साल के बाद जंप किए, जो हम आ गए मोहाली एमर्सन कंपनी में। हम 15 पे यहाँ आए। फिर हम मेहनत करते रहे। 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, 50 लाख पहुँच गया होगा। 50 लाख तक पहुँच गए पर एनम। और इस बीच में ये जो मैंने पैसे कमाए, हमने जितने लोगों से मदद लिया था अपने जर्नी के दौरान, उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों को मैंने मदद किया आगे। ओके जी। मैंने इस बीच 7 बेटी की शादी की। अपनी भांजी, वो जो भांजी जिसको मैंने पढ़ाया था 8वीं में, उसकी भी शादी हमने करवाई। उसके लिए लड़का उधर बिहार में ढूंढा। और हम लोगों में दहेज भी लगता है थोड़ा मोड़ा, वो भी दिया। हालांकि नॉमिनल था। और जितना भी हो सका उसके लिए हमने पैसे किसी से कर्जे लिए, वो पैसे भी मिले। फिर हमने वो उनको वापस किया भी, सब कुछ करके वो किया। फिर और भांजी, फिर और उसके बाद कई लोगों को पढ़ाने में, जो बच्चा हमें बिहार से ही जुड़ा हुआ, कई लोग बीटेक कर रहे थे, अब किसी सेमेस्टर में फंस गए, फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने बोल रखा था जिसको मदद की ज़रूरत है हम करेंगे। अगर फ़ोन आ गया कि भैया हमें उसको पैसे देना है, तो मैंने बताओ हम देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को किया। आज वो बच्चे करोड़ों के पैकेज पे हैं, करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं। तो आप जो आपके स्टेट से स्टूडेंट थे उन्हीं की मदद करते थे या दूसरी? पंजाब की भी। अच्छा। आपके यहाँ पे एक खेरी एक गांव है, खेरी गरंगा एक गांव है। आप वहाँ से एक लड़का मेरे पास में पढ़ने आता था, सोडी, अभी दुबई में रहता है। सोडी को भी मैं ये आपका जब ये हो जाएगा तो मैं भेजूँगा। सोडी हमारे पास जब छोटी क्लास में था, 7वीं 8वीं में था, मेरे पास पढ़ने आता था। BDO साहब के कारण जान पहचान था। वो 2 लड़की को मेरे पास भेजा कि उनके पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो लड़की एक BCA करी हुई थी और एक BTech करी हुई थी। उन दोनों लड़की को गाइड किया। उसमें से एक लड़की अभी 1 लाख या 1.5 लाख के पैकेज पे यहीं कहीं काम कर रही है। गगन, उसका नाम है गगन कौर। तो यहाँ के बहुत बच्चों को हेल्प किया है। आज भी बिहार क्या, हमारा बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये तो सेकेंडरी बात है। मानव जात कहीं का हो, सब एक ही है। क्योंकि मैं एक ही बात समझता हूँ, हम ब्लड डोनेट करते हैं, खूब करता हूँ। जब भी हमें मौका मिलता है हम ब्लड डोनेट करते हैं। कहीं से भी खबर आ जाए, बिहार से, पंजाब से, कि भैया ब्लड डोनेट करना है, और अगर मैं कर सकता हूँ, अगर तुरंत नहीं किया है और कर सकता हूँ, 3 महीने हो चुके हैं, तो मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे एक लगा कि ब्लड जब डोनेट हो जाता है और वो ब्लड किसी को चढ़ता है, तो ब्लड ये नहीं पूछता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि जाट है कि क्या है, नहीं है। वो तो ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये सब छोटी बातें हैं। जब आप ऊपर उठोगे, बिजली आपके घर में चल रही है, बिजली मेरे घर में आ रही है, सिर्फ होल्डर भी सबका सेम है, होल्डर भी सबका सेम है, सिर्फ उसमें बिजली का पावर अलग, बल्ब का पावर अलग अलग है। अच्छा, अब ये बताइए, आपकी शादी आप बिहार से लड़की के साथ शादी हुई या इधर पंजाब में कोई बिहार की लड़की थी उसके साथ शादी? जी नहीं, एक्चुअल में मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था मैं कुछ समाज सेवा करूं। मैं IAS बनना चाहता था, वो तो बना नहीं। तो अपना था कि यार मैं ऐसे ही ज़िंदगी में कुत्ते बिल्ली की तरह आकर के चला ना जाऊं।
हमारी कुछ वो होनी चाहिए कि मैं जो मानस के रूप में पैदा हुआ तो कुछ करूं। एक कविता थी, बचपन में मैं पढ़ता था, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ है व्यर्थ न हो। तो ये ज़हन में चलता रहता था। तो मैं कुछ बड़ा पैसा तो कमा नहीं रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन कुछ बढ़िया हो नहीं रहा था। तो हमारे पिताजी का उसी टाइम 2003 में एक चिट्ठी आया यहाँ पे कि भाई तू शादी नहीं कर रहा है तो तेरे कारण तुम्हारे छोटे भाई की भी शादी नहीं हो रही है। तो अब मैंने देखा कि मैं साधु भी नहीं बना, क्योंकि साधु बनने का एक एज होता है, वो एज भी निकल चुका है। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा कि आप शादी के लिए तैयार हैं, हम आप जहाँ भी देखिएगा, मुझे लड़की को नहीं देखना है, मेरा एक ही शर्त है कि कम से कम वो ग्रेजुएट हो। हमें इतनी ही शर्त है कि वो ग्रेजुएट हो, हम तैयार हैं। आर्ट्स की हो बेशक साइंस की हो, किसी चीज़ की भी हो। तो फिर मैं हाँ कर दी। एक रिश्ता आया, उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं था, ना हमें देखना था ना मुझे कोई लेना था। हमने कहा ग्रेजुएट हो, बात ख़त्म। और वो शादी 2003 में, हम अप्रैल में ये बात किए और मई में नहीं, जून में 1 जून को हमारी शादी हो गई। कितने बच्चे हैं अब? 2 मेरा बेटा है। एक बड़ा बेटा यहीं MIT यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है और छोटा बेटा अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, वो आगे डॉक्टर बनना चाहता है। और मैंने उसको यही शिक्षा दिया है कि भाई ना तो तुम मेरा ना मैं तेरा, कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया सबका है और दुनिया किसी का नहीं है। तो ये सोच करके मत रहो, तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम अपना कुछ बेहतर करके निकल चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूँ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? देखो ना, हर एक चीज़ का एक वेव होता है। मैं आपको ये बात का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा। 1970 के आसपास USA में एक हिप्पी कल्चर चला था। हाँ, हिप्पी कल्चर। उसमें क्या था कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाली बात थी। नशे करो, एंजॉय करो, दुनिया कुछ नहीं है, ठीक है, उसको बोलते थे हिप्पी कल्चर। तो उस हिप्पी कल्चर से वहाँ बहुत बर्बादी हुई। तो उस हिप्पी कल्चर को ख़त्म करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत के कई ऋषि मुनि को, कई साधु जो स्कॉलर लोग थे, उस तरह के जो महात्मा थे, उनको बुलाते थे। अच्छा। और लोगों से क्वेश्चन आंसर करवाते थे और उनको वो मोल्ड करने की कोशिश करते थे। जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप चेक भी कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी थे, स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज। रंगनाथानंद, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, लिखिए स्वामी रंगनाथानंद, आपको मिल जाएगा। उनको अमेरिकन गवर्नमेंट अपने खर्चे पे बुलाते थे और उनसे लेक्चर दिलवाते थे और उन्होंने बहुत सारे हिप्पी कल्चर के लोगों को कन्वर्ट किया, मुख्य धारा में लेकर के आया। तो एक ये वेव होता है, ठीक है। वैसे ही वेव यहाँ पर भी आया। होता क्या है कि हमारी समाज के बच्चे जो है ना, बच्चों की कोई गलती नहीं है, उसको मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। अगर सही मार्गदर्शन नहीं होगा तो उसको जो सिखाओगे वैसा बन जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है, एक चीनी का बच्चा अगर हिंदी परिवार में दे दिया जाए तो वो हिंदी में भाषण देगा, हिंदी में बात करेगा। और एक हिंदी परिवार का बच्चा अगर चीनी के परिवार में पलेगा बढ़ेगा तो वैसा ही बन जाएगा, उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती है कि बाहर में चमक है, दमक है, लाइफ है, ये है, वो है। इस कारण हो सकता है कि मूवमेंट हुआ है। अभी आप देख लीजिए कि बहुत सारे बाहर के लोग जो हैं वो इंडियन फैमिली सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो मिक्स फैमिली या जॉइंट फैमिली में बिलीव करना शुरू किए हैं और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं। हाँ, न्यूक्लियर। तो ये होता है। जब तक आपको ठेस नहीं लगेगा, आपकी बुद्धि नहीं बदलेगी। तो वो एक दौर है, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। यही लोग जब वहाँ जाएंगे, देखेंगे यार हमने क्या करके यहाँ आया है, मैं कोई चीज़ नहीं है। हमारे बच्चे अगर ख़राब हुए तो हमारे बच्चे ही ठीक होंगे।
हमें किसी के साथ वो नहीं है, हमारा प्रयास है। हमारे जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि उनको वो मोल्ड करे, उनको वो गाइड करे कि हम अपने देश को कनाडा बना लें, हम अपने देश को अमेरिका बना लें। ऐसे सफाई करें, आपकी मशीन लगाएं यहाँ पे और सब साफ हो जाएगा। कैलाश ठाकुर जी, आई थिंक बहुत ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया।